नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। थर्मल फिजिक्स में आज का टॉपिक हमारे पास है डिडक्शन ऑफ गैस लॉज। तो डिडक्शन ऑफ गैस लॉज में हम जानेंगे किस तरीके से हम बॉयल्स लॉ को डेराइव करेंगे। बॉयल्स लॉ क्या होता है, गैल-लेक्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ क्या होता है, एंड फाइनली ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक आज हमारे पास है। तो यदि आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस पढ़ रहे हैं, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस में हमने पोस्टुलेट्स क्या थे थ्योरी के, प्रेशर क्या होता है आइडियल गैस जो एक्सर्ट करती है, ठीक है ना, एंड द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ऑल दीज थिंग्स विच वी हैव दीज आर द थिंग्स विच वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में हमने पढ़ाया था मैंने आपको कि प्रेशर और एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की, एक मॉलिक्यूल की, उसके बीच में रिलेशन ये होता है। ठीक है ना, PV इज इक्वल टू 2/3 ये इसको काफ़ी बुक्स में ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है ना, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक मॉलिक्यूल की, समझ में आ गई बात। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की कितनी होगी, 1/2 m²। ठीक है ना, या इसको हम ऐसे लिख लेंगे RMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, समझ में आए। तो दिस इज द, या टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना होता है तो 3/2 kBT, समझ में आए। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास ये ध्यान रखना है फॉर्मूला। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो हम इसी रिलेशन की मदद से जो गैस के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आइडियल गैस के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, हम उन्हीं को क्या करेंगे, डिड्यूस करेंगे। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो देखो पहला लॉ हमारे पास क्या है, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है, देखो फॉर अ गिवन मास, ठीक है ना, किसी भी गिवन मास के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब जब हम बात करते हैं ना, हम कहते हैं कि अब देखो हम जब कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर, तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने क्या रखा, कांस्टेंट, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या कर दो, कांस्टेंट। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी मेरे पास, कांस्टेंट। समझ में आई बात। तो PV इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, कांस्टेंट। कब लिखूंगा इसको, हम इसको कब लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आई बात। तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट। अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, अब ध्यान से समझना है भाई। देखो PV इज इक्वल टू हमने कांस्टेंट तो लिख दिया, ठीक है ना, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, इनटू में एवोगाड्रो नंबर। समझ में आया। अब देखो तो काफ़ी बार आप देखोगे क्या लिखा, देखो ये भी क्या है, एवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट है। तो काफ़ी बार ना बॉयल्स लॉ को ऐसे डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना, यानी T/μ भी लिख देते हैं, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आई बात। तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो देखो, तो मैं यदि इसको ग्राफ पे यदि प्लॉट करूँ तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, है ना। समझ में आई बात। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ क्या होगा मेरे पास, ये आ गया। ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। समझ में आई बात। अब यदि मैं क्या करता हूँ, P और ये वॉल्यूम जो है मेरे पास, वॉल्यूम को मैंने पहले x माना था, 1/y को ही x मान लो, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो देखो 1/v और P के बीच में यदि मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये मेरे पास ऐसे ही तो आएगा, Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, तो नहीं ग्राफ मेरे पास ये आ गया। ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये हमारे पास क्या था, बॉयल्स लॉ। बात करते हैं हम गैल-लेक्स लॉ की, जिसको हम प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम पहले हमने कांस्टेंट टेम्परेचर लिया था, अब हम फॉर अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो, तो हमारे पास देखो सिंपली P इज इक्वल टू 2/में, देखो फॉर्मूला क्या था, रिलेशन P इज इक्वल टू 1/3, यही तो है हमारे पास। समझ में आई बात, ठीक है। तो इसी को हमने फर्दर कैसे सोल्व किया है, P इज इक्वल टू 2/3। देखो वॉल्यूम को यदि मैं क्या कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर में लेके गया हूँ, तो देखो डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो N/V क्या होता है, नंबर डेंसिटी, क्या होता है, नंबर डेंसिटी। तो मैं नंबर डेंसिटी लिख लिया। समझ में आई बात, ठीक है। और इसका वैल्यू यदि मैं लिखूंगा तो इसका वैल्यू क्या होता है, 3/2 kBT। ठीक है, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। समझ में आया। तो मेरे पास प्रेशर की वैल्यू क्या आ गई, P इज इक्वल टू N kBT। ठीक है ना, तो N क्या है, नंबर डेंसिटी है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो N को नंबर ऑफ मोल्स ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को हमने म्यू से डिनोट किया है। ठीक है, अब हमने क्या, हम समझ में आई चीज़ें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम जब कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम कह रहे हैं तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है, जब हमने N भी कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखा, तो मेरे कहने का मतलब क्या होगा, N कांस्टेंट इनडायरेक्टली, तो यानी पूरी टर्म कांस्टेंट होगी, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेरे क्या हो गया, टेम्परेचर। ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, एट कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। समझ में आया, या मैं ऐसा कह सकता हूँ एट कांस्टेंट
पार्टिकल डेंसिटी, ठीक है ना, समझ में आई बात, कोई डाउट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यदि आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो देखो हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो सिंपली ग्राफ Y इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो सिंपली मेरे पास ग्राफ यही तो आएगा, ठीक है। नहीं तो सिंपली यदि आपको ध्यान हो आइडियल गैस इक्वेशन ध्यान हो तो PV इज इक्वल टू म्यू RT, यही तो होता है हमारे पास, होता है नहीं होता है, दैट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रखनी है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट रखो तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो होता है। तो ये वही चीज़ है, समझ में आया, ये वही सेम चीज़ है। बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। तो चार्ल्स लॉ में देखो क्या है, इसको हम वॉल्यूम टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास देखो क्या आता है, PV इज इक्वल टू, है ना। तो अभी क्या प्रूफ किया, P इज इक्वल टू NKBT, यही तो हमने भी प्रूफ किया था। P क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, या मैं इसको N अपॉन में V लिख लूँ तो इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करके P इज इक्वल टू NKBT लिख लिया मैंने, बात वही है, समझ में आया, ठीक है ना, कोई डाउट है। अब यहाँ पे हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, और प्रेशर को कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कांस्टेंट रखो, तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, टेम्परेचर, समझ में आया। तो दिस इज हाउ इट इज देयर, दैट कांस्टेंट प्रेशर कहो या नंबर ऑफ मोल्स कहो, या ऐसे कह लो एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम जो होती है किसी भी गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इसके टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो देखो Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो सिंपली मेरे पास ग्राफ यही तो आएगा, VOT का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो ये डिफरेंट प्रेशर के लिए हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे प्रेशर मैंने लिखा P2 प्रेशर, वो कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए फिर बना दिया मैंने, है ना, एक और कांस्टेंट प्रेशर के लिए मैंने बना दिया, समझ में आई बात, ठीक है। अब यदि आप ध्यान से इस चीज़ को थोड़ा सा कोशिश करो समझने के लिए, तो यहाँ से यदि आप देखो तो मेरे पास क्या, V अपॉन में T इज इक्वल टू NKB अपॉन में P, यही तो है। और ये टर्म मैंने पूरी क्या रखी है, कांस्टेंट रखी है, समझ में आया, है ना। तो जब प्रेशर की वैल्यू देखो, मेरे पास प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम, तो वॉल्यूम मुझे क्या मिलना चाहिए, ज़्यादा, समझ में आया। प्रेशर की वैल्यू क्या रखूँगा मैं, कम, तो वॉल्यूम मुझे क्या मिलनी चाहिए, ज़्यादा। तो अब यदि आप ध्यान से देखो P3 यहाँ पे सबसे कम है, और देखो इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि भाई कौन सा प्रेशर क्या होगा, कम होगा ज़्यादा होगा, कांस्टेंट प्रेशर कौन सा कांस्टेंट प्रेशर ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट द बेसिक मैथमेटिक्स एंड नथिंग एल्स। फिर हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो लॉ। तो देखो एवोगैड्रो लॉ ये कहता है हमारे पास यदि गैस जो है ना एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा है, वो कह रहा है यदि टेम्परेचर भी कांस्टेंट हो प्रेशर भी कांस्टेंट हो, मतलब 2-4 गैस हो हमारे पास, मान लो एक गैस तो हमारे पास हाइड्रोजन है, एक गैस मान लो ऑक्सीजन है, ठीक है ना, और एक गैस क्या है, मान लेते हैं हम आर्गन है, और इनका टेम्परेचर सभी का कांस्टेंट, इनका प्रेशर सभी का कांस्टेंट है, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और इनका क्या है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, और सबकी वॉल्यूम भी, इसकी वॉल्यूम V मान लेता हूँ, इसकी वॉल्यूम V, इसकी वॉल्यूम V, तो सभी में नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, यानी इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखो कैसे, तो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी शोन, PV इज इक्वल टू NKBT, है ना, समझ में आई बात। तो हम V अपॉन में N को मैं क्या लिखा, KBT अपॉन में P, तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर ये पूरी ही टर्म कांस्टेंट होगी, तो V अपॉन में N क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, या मैं कह सकता हूँ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकता हूँ, ये दोनों बात क्या है, सेम ही है, ठीक है, कोई डाउट है तो ये ध्यान रखना। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ गैस इज व्हाट द एवोगैड्रो लॉ, है ना। या हम इसको दूसरे शब्दों में कहें, देखो वॉल्यूम सेम रहेगी तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। तो जैसे मान लो V1 इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर, है ना, N1 है, तो समझ में आया मैं कहना चाहता हूँ, वॉल्यूम मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर पर जो वॉल्यूम यदि पार्टिकल की सेम होगी तो उसका वो, हाँ, तो वॉल्यूम जो गैस की सेम होगी तो उसके पार्टिकल्स भी सेम होंगे, ठीक है ना। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखो प्रेशर क्या है यहाँ पर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं 2 गैस ले ली, एक गैस P1 और उसको दूसरी वाली गैस का भी प्रेशर P2, तो दोनों का प्रेशर सेम है, कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास दोनों का, समझ में। तो मैं इसको यदि इसका प्रेशर लिखूँ 1/3 mN, ठीक है ना, V², या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेट कांस्टेंट, समझ में आया, 1 में ये फॉर कांस्टेंट मास, है ना, फॉर गिवन मास 1/3 mN2 V2², तो ये कट जाएगा, तो मेरे पास N1 V1² बचेगा और N2 V2² बचेगा। V1 V2 भी कटेगा क्योंकि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कर रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड टेम्परेचर पर निर्भर करती है, टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों का, क्या कांस्टेंट होगा मेरे पास, वेलोसिटी भी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड भी कांस्टेंट होगी, तो N1 इज इक्वल टू क्या आ गया, N2, ऐसे भी इसको मैं लिख सकता हूँ, समझ में आई बात, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या रखी है गैस की, सेम, ठीक है ना, ये इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, वॉल्यूम क्या, पहली वाली गैस की वॉल्यूम मैंने क्या रखी है, सेम, ठीक है ना। तो फॉर इक्वल वॉल्यूम
है ना, समझ में आई बात। इसको मान लेते हैं KN1 और ये दूसरी गैस के लिए KN2, तो कट के ना N1 इज इक्वल टू N2 आ गया, समझ में आया। या नंबर ऑफ मोल्स V1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 2, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू द पार्टिकल डेंसिटी इज इक्वल टू सेकंड की पार्टिकल डेंसिटी। तो अलग अलग तरीके हैं बात को कहने के, समझ में आया, ठीक है। ये अवोगैड्रो लॉ था। बात करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ग्राम्स लॉ क्या कहता है, जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है ना, मान लो मेरे पास इस रीजन से पार्टिकल ना इस मेम्ब्रेन से पास होकर उस साइड जा रहे हैं, डिफ्यूज़ हो रहे हैं यहाँ से इसमें, सो जो रेट होगा, ठीक है ना, डिफ्यूज़न का, समझ में आई बात, वो क्या होगा, सेम होगा। मान लो 1 सेकंड में ना 3 पार्टिकल इधर जा रहे हैं, तो और डिफ्यूज़न का ना वो कांस्टेंट रेट होगा, ठीक है ना। तो ये ग्राम्स लॉ कहता है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, वो कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न जो है ना, ठीक है ना, आर, समझ में आया, जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के। कहने का मतलब है जितनी ज़्यादा स्पीड होगी पार्टिकल की उतनी तेज़ी से वो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाएंगे, सीधी सी बात है। तो रेट ऑफ डिफ्यूज़न हो या फ्यूज़न हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। अब इसको आइए प्रूफ करते हैं। तो देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम जानते हैं 3kBt/m में m होता है सिंपली। तो m क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मोलर मास के टर्म्स में लिखना हो इसको, तो हम देखो मोलर मास के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। 3kB की वैल्यू क्या थी, R/में, है ना, n ने ये लिख लिया kB R/में, तो इसी को मैं 3RT/m, ये मोलर मास हो गया, ठीक है, समझ में आया गैस का। अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, तो बात एक ही है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, या मोलर मास में लिख लो, सिंपल गिवन मास में लिख लो, ये गिवन मास में हो गया, मोलर मास में लिख ले 3RT/m में 3kBt/m। तो यदि आप ध्यान से देखो तो रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, क्योंकि 3 कांस्टेंट R कांस्टेंट है ना, कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, समझ में आया। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर मास भी कांस्टेंट, वो सॉरी रीडर गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और एवोगैड्रो नंबर भी कांस्टेंट, समझ में आया। तो मास जो होता है हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, तो मैं मास इज इक्वल टू ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो ये टर्म है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। अब रेशियो के टर्म्स में लिखे, तो मान लो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो R है ना, तो मैंने अभी बताया था R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, ठीक है। तो देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट मीन स्क्वायर स्पीड के, तो मैं लिख सकता हूँ ये क्या, 1/ρ, समझ में आया, ठीक है, कोई डाउट है। तो यदि मैं लिखूँ R1/r2 इज इक्वल टू ρ2/ρ1, ठीक है। मोलर मास के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो देखो मास अपॉन में m2 आ गया, गिवन मास के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो m2/m1 आ जाएगा, ठीक है, कोई डाउट है। इस रूट मीन स्क्वायर स्पीड के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो v1/v2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट है। तो सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।